सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म एंड एन इंडस्ट्री। ठीक है, सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म एंड एन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की और फर्म की सप्लाई कर्व क्या होगी, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सप्लाई कर्व होती क्या है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व की अगर डेफिनेशन देखें तो सप्लाई कर्व इज दैट कर्व विच इंडिकेट्स डिफरेंट क्वांटिटीज प्रोड्यूस और सेल बाय प्रोड्यूसर्स फॉर डिफरेंट प्राइसेस। मतलब मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अवेलेबल मिल रही है, इसी को कहते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, तो सप्लाई कर्व की अगर हम डायग्राम देखने की इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले वाई एक्सिस पे हमारे पास है प्राइस और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है आउटपुट। तो डिफरेंट प्राइस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग में हमें कितनी आउटपुट मार्केट में अवेलेबल मिल रही है, इसी को कहते हैं सप्लाई। ठीक है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट। और जब हम इन पॉइंट्स को इन पॉइंट्स को जब हम मिला दें तब हमें मिलेगी सप्लाई कर्व। ठीक है, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व्स क्या होंगी फॉर एन इंडस्ट्री और अ फर्म, और लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व्स क्या होंगी फॉर इंडस्ट्री एंड फर्म। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रन में इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व और फर्म की सप्लाई कर्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन। अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें तो फर्म्स शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व इज दैट पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इज अबव इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। मतलब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि शॉर्ट पीरियड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वेरिएबल और कुछ होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मिलाकर बनती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस प्रोड्यूसर को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होना ही होना है, अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा या फिर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है। दोनों केसेस में उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है, इसी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो दैट मीन्स जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस है ये तो बियरेबल है। ये क्या है, बियरेबल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकता हूं अगर सिर्फ मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, और या दूसरे वर्ड्स में कहें तो सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है सप्लाई कर्व का। कौन सा, ये वाला। देखो ध्यान से देखो, पहले क्या हो रहा था, इनिशियली पी प्राइस था, एवरेज कॉस्ट उतनी रिकवर हो रही थी, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट रिकवर हो रही थी, दैट्स एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट। तो टोटल एवरेज कॉस्ट रिकवर हो रही थी तो प्रोडक्शन चल रही थी। उसके बाद प्राइस हो गया कम, प्राइस पी से पी वन हो गया, एवरेज कॉस्ट, अब टोटल एवरेज कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है। तो क्या होगा, सिर्फ एवरेज, ये जो सेकंड कर्व है दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। और यही पॉइंट को क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि दिस इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसके नीचे प्रोडक्शन बंद करनी पड़ती है। क्यों, अभी मैंने समझाया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब तक रिकवर हो रही है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस बियरेबल है। ओके, सो इस पॉइंट को हम कहेंगे हमारा सप्लाई कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके ऊपर जितनी भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दैट इज आर सप्लाई कर्व। क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने देखा था कि सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करती है, सप्लाई कर्व इंडिकेट करती है प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग, डिफरेंट प्राइस लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी मार्केट में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अवेलेबल है, यही तो है हमारी सप्लाई कर्व। तो यहां भी ये मार्जिनल कॉस्ट क्या डिनोट कर रही है कि इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये इंडिकेट कर रही है डिफरेंट प्राइस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आउटपुट हमें
मार्केट में अवेलेबल या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ही सप्लाई कर्व कहा जाता है। अब दोबारा इस लाइन को पढ़िए, द फर्म्स शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व is that portion of its marginal cost curve which is above its average variable cost curve। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है दोबारा पूछिए या फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। सो अब देखो सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व क्या होगी? तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यहां भी था और यहां भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं, ये तो एक फर्म की सप्लाई कर्व है, अगर मैं जितनी भी इंडस्ट्री में फर्म्स अवेलेबल हैं उनकी सप्लाई कर्व का लेटरल समेशन कर दूं, उनको ऐड कर दूं हॉरिजॉन्टली, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व मिल जाएगी। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज द लेटरल समेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ ऑल द फर्म्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप आपको समझ आया होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सप्लाई कर्व फर्म की क्या होगी और इंडस्ट्री की क्या होगी उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अब हम बात करेंगे सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन। तो सप्लाई कर्व ऑफ फर्म क्या होगी और सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री क्या होगी इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले ये समझो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। तो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो अगर कोई फर्म या कुछ फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी तो क्या वो सस्टेनेबल होगा? क्या उसको सस्टेन किया जा सकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं। तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी मार्केट में, क्योंकि आप अपने जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि सारे वेरिएबल हैं, तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स अपनी मशीनरी को अपडेट कर सकते हैं। दैट मीन्स सप्लाई जो है उसको इंडेफिनिटली इंक्रीज किया जा सकता है। सिमिलरली न्यू फर्म्स भी मार्केट में एंटर कर सकती हैं। इसी को कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक बात समझनी है कि जो एक प्रोड्यूसर है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करता है, क्योंकि अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा तो न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाएंगी और दोबारा वो नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। क्वेश्चन तो यही है ना। इट इज डिनोटेड बाय अ पॉइंट वेयर LMC, LAC, LMR और LAR इज इक्वल। क्या मतलब है इसका? तो अब ध्यान से समझो, जो प्रोड्यूसर होगा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा? क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा? अभी हमने बात करी नहीं करेगा। तो वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। दैट मीन्स वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही अर्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहां पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करते हैं। दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और हमें सेकंड कंडीशन क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होगा? जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट मीन्स कि जो सप्लाई कर्व होगी वो कोई लाइन नहीं होगी, वो कोई कर्व नहीं होगी, वो क्या होगी? सिर्फ एक पॉइंट होगा। वही पॉइंट डिनोट करेगा कि कहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म अपनी सप्लाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म को हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन, दैट इज सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व क्या होगी इन लॉन्ग रन? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व को समझने के लिए आपको लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसको रिकॉल करना पड़ेगा, जहां पे हमने देखा था कि जो एक इंडस्ट्री होती है वो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ऑपरेट करती है इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, ये कुछ मार्केट कंडीशंस होती हैं एक इंडस्ट्री की। अब इनके अकॉर्डिंग हमें समझना होगा कि सप्लाई कर्व क्या होगी। फॉर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री सप्लाई कर्व और होगी, फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इट विल बी डिफरेंट, और फॉर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इट विल बी डिफरेंट। तो आइए
स्टार्ट करते हैं सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन फॉर एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की। ठीक है, ये कौन सी इंडस्ट्री है? कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले रिकॉल करते हैं। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री वो होती है जब सप्लाई बढ़ जाए तो कॉस्ट कर्व्स जो हैं वो वही रहती हैं अपने इनिशियल लेवल पर, उनमें कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी को कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। देखेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप इस इंडस्ट्री की डायग्राम को समझने की कोशिश करो। दिस इज फॉर एन इंडस्ट्री जो कि मार्केट फोर्सेस की हेल्प से प्राइस डिटरमिन कर रही हैं। तो सबसे पहले SS and DD is our initial demand curve and supply curve. तो दिस इज सप्लाई कर्व एंड दिस इज डिमांड कर्व। आपको साथ साथ ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो, this is demand curve DD, this is supply curve, they are meeting at this point and we are calling this point as equilibrium। अब इसी पॉइंट पे, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें प्राइस मिलेगा, दैट इज P। ठीक है, अब जो भी मार्केट फोर्सेस प्राइस डिटरमिन करती हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वही प्राइस हमारे जो फर्म है वो उसी प्राइस पे ऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइस मिल गया P, और इस प्राइस पे हमारे पास एक है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो फर्म है ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो फर्म्स हैं हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दिस इज अ कंडीशन फॉर ऑल द फर्म्स एग्जिस्टिंग इन दैट इंडस्ट्री। तो सारी जो फर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। और अभी मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन फर्म्स स्टार्ट अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और या फिर लॉस। ठीक है, तो अब देखो सडनली क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। जो हमारी डिमांड कर्व थी DD वो बढ़कर चली जाएगी, दिस इज DD, वो बढ़कर राइट को शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो हमारी इनिशियल डिमांड कर्व चेंज हो गई, अब वो हो गई D1 D1। तो अब D1 D1 होने पे दोबारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा इस यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये सप्लाई कर्व के इक्वल है, पुरानी वाली सप्लाई कर्व पे। ठीक है, इसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें मिला नया प्राइस जिसको हम कहेंगे P1। तो यही प्राइस अब फर्म भी इसी प्राइस पे ऑपरेट करेगी। तो इस प्राइस पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम उसी कॉस्ट कर्व्स पे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो अब क्या होगा, नई सप्लाई मार्केट में आएगी, नई फर्म्स एंटर करेंगी, लोग अपनी मशीनरी अपडेट कर लेंगे, क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जब न्यू सप्लाई आई तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी S1 फाइनल सप्लाई कर्व, ये राइट को शिफ्ट कर जाएगी। यू कैन सी हियर क्लियरली दिस इज आवर सप्लाई कर्व। ठीक है, SS से S1। अब ध्यान से देखना, ड्रॉ करते रहना प्लीज, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। तो सप्लाई कर्व S1। अब जब सप्लाई बढ़ती है तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो प्राइस जो है वो कम होता है। ठीक है, जब भी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, यू हैव अबंडेंट ऑफ गुड्स इन द मार्केट, सो उसका जो प्राइस है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो प्राइस P1 है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, क्योंकि हम कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में हैं, तो जो ये कॉस्ट कर्व्स हैं ये बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती तो ये बढ़ जाती। ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में ये जो कर्व्स हैं ये यहीं पे रहेंगी, इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये यहीं पे रहेंगी। तो अब प्राइस आएगा नीचे और ये यहीं पे रहेंगी, और जब तक ये P पॉइंट पे नहीं आ जाएगा प्राइस, तब तक प्राइस कम होता रहेगा, क्योंकि तब तक
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा होगा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब देखो, जब ये दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएंगी, हमें क्या मिलेगा, एक स्टेबल पॉइंट मिलेगा, स्टेबल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर द फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें मिले जो कि स्टेबल पॉइंट्स हैं। देखो, एक है इनिशियल पॉइंट ई जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा था, तो दैट्स अ स्टेबल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट पे भी हमें क्या मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो मुझे क्या सप्लाई कर्व मिल जाएगी? यस, और जॉब इज डन। दिस इज ई पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट ई वन। तो जो सप्लाई कर्व होगी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की, वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज सप्लाई कर्व फॉर एन इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन, फॉर कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, याद रखिएगा। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सप्लाई कर्व फॉर एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री क्या होती है? कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में हमने देखा था जब सप्लाई बढ़ती थी तो जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो कांस्टेंट रहती थी, बट इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में जब सप्लाई बढ़ेगी तो जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो ऊपर चली जाएंगी, यानी कि कॉस्ट जो, क्योंकि देखो जब सप्लाई बढ़ती है तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगे हो जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। इसी के कारण जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, वो भी बढ़ जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्री की डायग्राम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। मार्केट फोर्सेस की मदद से प्राइस को डिटरमिन किया जा रहा है। इनिशियल डिमांड कर्व इज डी डी एंड इनिशियल सप्लाई कर्व इज एस एस। ठीक है, जहां पे ये मिल रहे हैं दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे हमें प्राइस मिल रहा है। इनिशियल प्राइस इज पी। ठीक है, तो इसी प्राइस पे अब एक फर्म भी ऑपरेट करेगी, प्राइस इज पी। अब स्टार्टिंग में जो इनिशियल कॉस्ट कर्व्स हैं वो इस पॉइंट पे लेट्स अज्यूम कि सभी फर्म्स इस प्राइस पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। यू कैन सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है, तो दैट इज अ पॉइंट वेयर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। अब आगे देखो, यहां तक तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज अ स्टेबल पॉइंट। अब अगर डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, डिमांड जो कर्व है वो शिफ्ट कर जाए राइट को, तो अब हमारी जो डिमांड कर्व है दैट इज D1 फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, फॉर एनी ऑफ द रीजन। अब क्या होगा, हमें न्यू पॉइंट मिलेगा क्योंकि प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है ना, बढ़ गया। तो अब जब प्राइस बढ़ेगा तो ये इस पॉइंट पे दोनों सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व मिलेंगी और यहां से हमें P1 प्राइस मिलेगा। तो जब हमें प्राइस मिला P1 तो फर्म भी उसी प्राइस पे ऑपरेट करेगी ना, करेगी। तो इनिशियल कॉस्ट कर्व्स पे अब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो कम है और लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, इसको ये जो प्राइस है इसी को लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। अब ये जो प्राइस है वो बढ़ गया है। ठीक है, दैट मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जब रेवेन्यू बढ़ जाए और कॉस्ट कम हो जाए दैट मीन्स यू आर अर्निंग एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, इसी को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। तो अब क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए नई फर्म्स एंटर करेंगी क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब नई फर्म्स एंटर करेंगी इंडस्ट्री में तो सप्लाई कर्व बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, जो सप्लाई कर्व है वो राइट को शिफ्ट कर जाएगी। अब सप्लाई कर्व राइट को शिफ्ट कर, अब इससे दो चीजें होंगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो दो चीजें होंगी, एक एक तो प्राइस कम होगा। ठीक है, जो P1 प्राइस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट कर्व्स हैं वो अब ऊपर चली जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है तो ये जो कॉस्ट कर्व्स थी अब हमें ये ऊपर को दिखेगी। ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 1 और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट 1 है दैट इज आवर न्यू कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब प्राइस कम हो रहा है, कॉस्ट कर्व्स ऊपर जा रही हैं। ये तब तक होता रहेगा जब तक नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन नहीं आ जाएगी। अब ये दोनों एक पॉइंट पे आके दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि
जो हमारा प्राइस है, प्राइस वाली लाइन है, और जो हमारी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है, वो एक पॉइंट पे आकर मिल जाएंगी। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोबारा हमें एक स्टेबल पॉइंट मिल जाएगा, स्टेबल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हमें एक E1 मिला, एक E जो कि सस्टेनेबल है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमें दो पॉइंट मिले जो सस्टेनेबल हैं। एक तो ई स्टार्टिंग वाला पॉइंट, जब तक डिमांड बढ़ी नहीं थी ये पॉइंट स्टेबल था, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, प्राइस भी अपनी जगह शिफ्ट कांस्टेंट था, और जो कॉस्ट कर्व्स भी अपनी जगह थी। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट मिला E1, जहाँ पे दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो हमें सप्लाई कब मिल जाएगी, फॉर एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ध्यान से देखो, अब देखो एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर इनको मिला दूं मैं तो दिस इज माय सप्लाई कर्व फॉर एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, फॉर एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। बस इतनी सी बात थी। देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमारे पास एक सप्लाई कर्व बचती है जो कि है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की। क्योंकि अब हमने ये टॉपिक को बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो अब जो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है वो आप खुद करेंगे, और वो करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप उसको ड्रॉप करेंगे, और आई एम गोना चेक योर आंसर्स कि आपने सही किया है या नहीं किया है। आपको बस ये याद रखना है, जब डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होगी तो जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो नीचे को शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी सिनेरियो बनेगा आपको एक सप्लाई कर्व मिलेगी। दो स्टेबल पॉइंट्स ढूंढने हैं आपने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये दो स्टेबल पॉइंट्स जो हमें मिले हैं, ऐसे ही आपको दो स्टेबल पॉइंट्स ढूंढने हैं, जैसे कि हमने कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में ढूंढे थे, अब हमने इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में ढूंढे हैं, और आपको उनको कनेक्ट करने पर सप्लाई कर्व मिल जाएगी। इट्स वेरी इजी, पर आपको खुद करना है। करवा तो मैं भी सकता था, बट अगर आप अपने हाथों से करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी डालें, आई विल डेफिनेटली आंसर। और दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए, आपको लगा कि कुछ भी ये रट्टाबाजी नहीं चल रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।